वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही थी एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज, उसी का यहाँ पर पार्ट नंबर 6 को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और इसमें यहाँ पर एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए क्लास को एंड तक एक बार जरूर देखें और साथ साथ याद रखिएगा एक नोटबुक जरूर रखें। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उनको नोट डाउन भी करते चले, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ सके। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक प्यूफा किस फसल में पाया जाता है। जो प्यूफा है अर्थात इसका मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्यूफा की मात्रा है वो सबसे ज्यादा किस में होती है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन और तिल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्यूफा, तो अभी जस्ट आपको बताया प्यूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसकी अगर मात्रा की बात करेंगे तो याद रखिएगा सूरजमुखी में भी होती है, कुसुम में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। लेकिन अब इन पे तो आपको नॉर्मली याद होगा कि इनमें नहीं पाई जाती है, नॉर्मली किस में पाई जाती है, इन दोनों में ही पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक किस में होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि जो सूरजमुखी है याद रखिएगा इसमें तो कितनी होती है 68% प्यूफा की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर बात करेंगे कुसुम की, तो कुसुम में क्या होता है 79% यहाँ पर क्या होता है प्यूफा की मात्रा पाई जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुसुम में 79% है, जबकि जो हमारा सनफ्लावर है सूरजमुखी है इसमें होती है 68% होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा था कुसुम सैफफ्लावर। क्या होता है, सैफफ्लावर में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा सोयाबीन है जिसे हम ग्लाइसिन मैक्स भी बोलते हैं, और इसमें क्या होती है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तेल की मात्रा 20% ही होती है, याद रखिएगा तेल की मात्रा आपको पूछ ली जाती है। जो सोयाबीन में है इसमें जो जल्दीबाजी करते हैं वो गलत कर बैठते हैं यहाँ पर कि इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो याद रखिएगा 20% ही होता है। जो 40 होता है या फिर 44 के समथिंग होता है वो होता है इसमें क्या होता है प्रोटीन होता है। यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो यही आपको कंफ्यूज करेगा कि सोयाबीन में तेल की मात्रा बताइए। अब जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे वो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे क्योंकि वो 40 क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सोचेंगे प्रोटीन पूछा गया है, जबकि इसमें तेल कंटेंट पूछा जाता है ज्यादातर कॉमनली। ठीक है, तो ध्यान रखना है 20%। जो तिल से संबंधित हमारा क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि तिल का कुल कौन सा होता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसका कुल होता है पेडिलिएसी होता है। कौन सा होता है, पेडिलिएसी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है। इससे पहले याद रखिएगा आपके जैसे कमेंट आते हैं कि सर जी हमारी जो पीडीएफ्स है उनको डाल दिया करो जितनी भी यहाँ पर क्लासेस लगती है। तो ये सुविधा आपके लिए कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है एग्रीटेक क्लासेस नाम से, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितनी भी जो पीडीएफ्स है हमारी जो क्लासेस लग रही है उन सारी पीडीएफ को डाल दिया गया है, और जितनी भी क्लासेस लगेगी उन सभी की पीडीएफ यहाँ पर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर याद रखिएगा जो पीडीएफ रहेगी इनका सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, अर्थात पहले हम सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद में आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी मॉर्निंग तक। जैसे इवनिंग में क्लास लगती है तो मॉर्निंग तक आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, और इसकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 2560 यहाँ पर सब्सक्राइबर है। तो दूसरे चैनल को ना करें, केवल नाम देखकर ही इनको लॉगिन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कपास में बीज तंतुरीकरण अर्थात जिसे हम बोलते हैं डिलीटिंग, या फिर जिसे हम बोलते हैं याद रखिएगा रोए हटाना, डिफजलिंग भी जिसे हम बोल देते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसमें अम्ल और जल की मात्रा कितनी होती है, यहाँ पर आपको बताना है रेशियो। नॉर्मली आपको पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कपास में जो बीज है उससे रोए को अलग करने के लिए
कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाता है सामान्यतः है कि कपास के बीज को रोए से अलग करने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछ लिया जाए इसका उद्देश्य क्या होता है, बीज से रोए को अलग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है ताकि जो बुआई के टाइम क्या हो, अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो शीघ्र हो सके अर्थात तुरंत हो सके। इसलिए क्या करते हैं, जो उसका रोया होता है बीज का, बीज से रोए को अलग कर दिया जाता है ताकि जर्मिनेशन, अंकुरण जल्दी से जल्दी हो। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में याद रखिएगा आपको पूछा गया है कि वितंतुकरण अर्थात डिलीटिंग या फिर रोए हटाना जिसे हम बोल देते हैं, तो इसमें अम्ल और बीज अनुपात कितना रखा गया है। तो इसमें याद रखिएगा अम्ल तो होता है 1% और जो होता है हमारा वाटर होता है वो 10% होता है, अर्थात 1:10। कौन सा अनुपात हम काम में लेते हैं, याद रखिएगा 1:10 यहाँ पर हम काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, अभी जस्ट आपको बताया, ताकि शीघ्रतम, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ताकि जल्दी अंकुरण हो पाए, जल्दी अंकुरण हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, रोए को बीज से अलग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप साथ साथ कमेंट करते चले ताकि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो पाए, और कोई सा भी क्वेश्चन है अगर आपको उसमें डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है, अर्थात ये हम क्या कर रहे हैं, एक बाउल ले रखी है यहाँ पर प्लास्टिक की, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा जो हमारी रोए है उसे बीज से अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक स्टिक यहाँ पर ले रखी है लकड़ी की, और इससे क्या है, इससे बार बार 2 से 4 मिनट तक क्या करेंगे, इसे हिलाएंगे ताकि अच्छे से बीज से अलग हो जाए रोए। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस है सामान्यतः है, आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हम क्या करते हैं, स्टिक से हिलाते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से यहाँ पर हट जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको डायग्राम से अच्छा समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि गन्ने में पौधरोपण के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो कौन सी होती है। कुछ यहाँ पर डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रिज एंड फरो मेथड का फर्स्ट डायग्राम है, ट्रेंच विधि है हमारा, वो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखा रखा है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है रिंग पिट मेथड। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कुछ मेथड्स है, उनके कुछ डायग्राम यहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी होती है। तो याद रखिएगा जो शुगर कैन है तो गन्ना है, अर्थात इसके रोपण के लिए, प्लांटेशन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, एक कॉमनली क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि रेटोनिंग की क्रिया है वो किस में की जाती है, अर्थात पेड़ी फसल किस में ली जाती है, तो गन्ने में पेड़ी की फसल ली जाती है। ठीक है, पेड़ी की फसल होता है मतलब एक फसल के कटाई के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना ही क्या कहलाता है, पेड़ी की फसल कहलाता है, और ये सामान्यतः है गन्ने में अपनाई जाती है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि जो हमारा ब्रिंजल है अर्थात बैंगन है उसमें भी पेड़ी की फसल ली जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है गन्ने के लिए, तो याद रखिए कुंड विधि है, अर्थात फरो मेथड है वो क्या है, याद रखिएगा सबसे उपयुक्त माना गया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो फरो मेथड है वो क्या है, सबसे उपयुक्त माना गया है। ठीक है, बाकी डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, और आलू में सीड प्लॉट तकनीक का जनक कौन है, अर्थात जो एसपीटी दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हो, पुष्करनाथ, रामानुजन, सीटी पटेल या फिर एस नागार्जुन। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर डायग्राम चल रहा है ये क्या है, याद रखिएगा सीड प्लॉट टेक्निक से उत्पन्न बीज है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीड प्लॉट तकनीक है इसमें हर करते क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होते हैं, जो वायरस मुक्त है वो बीज तैयार किए जाते हैं, वायरस फ्री जो बीज है वो तैयार किए जाते हैं। अक्सर कौन सी विधि इसमें काम में ली जाती है, वो ली जाती है सीड प्लॉट तकनीक।
ठीक है। इसके अलावा एक और आपने पढ़ा होगा टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। तो उसमें क्या होता है, जो बीज दर होती है वो बहुत नाम मात्र होती है, अर्थात 100 से 150 ग्राम होती है पर हेक्टेयर में। और उसमें अगर बात करेंगे नर्सरी कितनी ली जाती है, तो मात्र 75 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर भी क्या होती है, काफी अच्छी मानी गई है टीपीएस के लिए, ट्रू पोटैटो सीड के लिए। तो सीड प्लॉट तकनीक है वो किसके द्वारा दी गई है, याद रखिएगा पुष्करनाथ के द्वारा दी गई है, रामानुजन के द्वारा, याद रखिए एक विधि यहाँ पर डेवलप की गई थी, अभी आपको बताया टीपीएस। सत्य आलू बीज जिसे हम बोल देते हैं, और सत्य आलू बीज है, इसकी जो सीड रेट होती है, बीज दर होती है, वो पर हेक्टेयर कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम होती है, मात्र 100 से 150 ग्राम यहाँ पर होती है। और इसमें जो क्षेत्रफल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, मात्र 75 वर्ग मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर नर्सरी ली जाती है। और ये जो बीज दिखाई दे रहे हैं ये टीपीएस मेथड ही है, टीपीएस मेथड ही है ये, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे सीड प्लॉट तकनीक, तो सीड प्लॉट जो तकनीक होती है इसमें क्या करते हैं, वायरस फ्री पौधे तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, टीपीएस का है, ट्रू पोटैटो सीड का है, अर्थात सत्य आलू बीज का है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हमने जान लिया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो फर्स्ट है पुष्करनाथ है, इसके द्वारा सीड प्लॉट तकनीक दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अम्लीय मृदाओं के सुधार में गन्ने से प्राप्त उत्पाद है, अर्थात यहाँ पर आपको बताना है जो भी ऑप्शंस है इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है भूसा, बेगासिस, मोलासिस, स्प्रेस मड और रेटोनिंग। तो रेटोनिंग अभी जस्ट आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है, उससे पहले हम यहाँ पर इनके डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये तीनों है क्या, जैसे कि बेगासिस है, मोलासिस है, प्रेस मड है, तो ये सभी क्या होते हैं, याद रखिएगा ये सभी होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्थात जब इनकी प्रोसेसिंग की जाती है फैक्ट्रियों में तो उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो वो सारे याद रखिएगा काम में लिए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे कि अगर बात करेंगे जो बेगासिस होता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसे हम बोल देते हैं भूसा, ठीक है। और ये सामान्यतः आपने देखा होगा जब आप गन्ने का जूस पीते हो तो वहां पर भी ये आपको दिखाई देता है, अर्थात रस निकालने के बाद जो बचता है वो भूसा होता है, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं बेगासिस, ठीक है। तो इसका तो प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इससे याद रखिएगा जो कागज वाली फैक्ट्रियां होती है वहां पर इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं हमारे क्वेश्चन, एक होता है प्रेस मड, एक होता है मोलासिस, ठीक है। तो ये जो प्रेस मड है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रेस मड है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो याद रखिएगा ऐसी भूमि जो अम्लीय है, अर्थात एक क्वेश्चन जेट में अभी रिसेंटली पूछा गया था कि अगर यूरिया का आप लगातार खेती में यूज करते हो लगातार बार बार, तो उससे क्या होता है, जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई मृदा है वो अम्लीय हो गई है, तो अगर इसका सुधार हमें करना है तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेस मड का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, जो कैसा दिखाई देता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मोलासिस भी दिखाई दे रहा है, तो इस मोलासिस का प्रयोग क्या करेंगे, तो याद रखिए इसका प्रयोग तो हम करते हैं अम्लीय मृदाओं के सुधार में, और जो मोलासिस है इसका प्रयोग हम कर देते हैं क्षारीय मृदाओं के सुधार में। अर्थात क्षारीय मृदाओं का अगर पूछा जाए तो मोलासिस का हम प्रयोग करेंगे, और अगर आपको पूछा जाए प्रेस मड का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रेस मड का प्रयोग किया जाता है। बेगासिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो बेगासिस का प्रयोग मुख्यतः कागज वाली फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन। तो यहां पर आपको पूछा गया था सुधार में गन्ने से प्राप्त उत्पाद है, तो ये सारे क्या है, याद रखिएगा सुधार के उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि याद रखिएगा ये सभी क्या है, गन्ने से ही प्राप्त होते हैं, और गन्ने के ही याद रखिएगा वेस्टेज है। ओके क्वेश्चन क्लियर है, चारों का कहां पर काम में लिया जाता है वो भी आपको पता चल चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी जस्ट हमने देखा था ये शुगर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बेगासिस, मोलासिस और प्रेस मड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और
आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अरंडी है उसका जो प्रथम हाइब्रिड वेराइटी है, संकर किस्म है, वो कौन सी होती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं है कि जो अरंडी, याद रखिए, प्रथम संकर वेराइटी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अरुणा होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरुणा किसकी वेराइटी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा अरंडी की होती है, और ये क्या होती है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जूट रेटिंग क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। जो भी ऑप्शंस आपके दे रखे हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दे रखे हैं। ऑप्शंस है 27, 30 डिग्री, 34 और 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसके लिए बताना है, जूट के लिए बताना है। वैसे याद रखिए जो रेटिंग की प्रोसेस है वो अपने सनई में भी और अलसी में भी अपनाई जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो रेटिंग की क्रिया है, पहले आपको पता होना चाहिए ये होती क्या है। ठीक है, तो आप मान सकते हो जो जूट है इसके स्टेम से क्या करते हैं, हम रेशे को अलग करते हैं। तो तने से रेशे को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा उसका तना है उसको एक पानी में डाल देते हैं सड़ने के लिए। ठीक है, ताकि जो रेशा है उसके स्टेम से उसे आसानी से अलग कर दिया जाए। सामान्यतः आपने गाँव में कई बार देखा होगा कि गांव के किसान है वो क्या कर देते हैं, जैसे कि हमारा जूट है उसे क्या करते हैं नदियों में जाकर डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसको फिर लाते हैं और उसके बाद उसके रेशे से अर्थात तने से उसके रेशे को अलग कर लेते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं जैसे कि सण बनाई जाती है, अर्थात एक तरीके का रस्सा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग कहते हैं। अर्थात तने से रेशे को अलग करने के लिए उसके तने को पानी में डालना, कुछ टाइम के लिए पानी में डाल देना, बाद में क्या करते हैं रेशे को तने से अलग करना ही क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। ये मुख्यतः जूट, अलसी और सनई में अपनाई जाती है। ये जो मुख्यतः प्रोसेस है वो जूट, अलसी और सनई में अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जूट के लिए, तो जूट में याद रखिएगा इसमें जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है वो लिया जाता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जूट के लिए जो रेटिंग का उपयुक्त तापमान होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से सफेद जूट को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा एक होता है जूट, एक होता है पटसन, अर्थात जिसे हम बोल देते हैं सफेद जूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वैसे बेसिक क्वेश्चन है और बॉटनिकल नेम से आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। एक होता है जूट, एक होता है सफेद जूट, जिसे हम बोल देते हैं पटसन। ठीक है, कुल क्या है आप सभी को पता है, जूट, पटसन और कपास। कपास, जूट और पटसन इन तीनों का ही कुल क्या होता है, मालवेसी होता है। ये थी इनकी बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे सफेद जूट के वैज्ञानिक नाम, अर्थात सॉरी जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दो ही है, क्योंकि बाकी तो ये तो रेटिंग होती है, आपको अभी बताया रेटिंग क्या होती है, तने से रेशे को अलग करना रेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, बस इन दोनों में से ही तो आपको पहचानना है, एक तो कोरकस कैप्सुलेरिस, कोरकस ओलिटोरियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, जूट है जो नॉर्मल जूट होता है उसे हम बोल देते हैं कोरकस ओलिटोरियस, जो सामान्य जूट होता है उसे हम बोल देते हैं कोरकस ओलिटोरियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सफेद जूट का नाम क्या होता है, कोरकस कैप्सुलेरिस। क्या होता है इसका राइट आंसर, अर्थात सफेद जूट को किस नाम से जाना जाता है, कैप्सुलेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सामान्य जूट की बात करेंगे तो इसे हम बोल देते हैं कोरकस ओलिटोरियस। इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखिएगा सफेद जूट को कैप्सुलेरिस बोलते हैं और जो सामान्य होता है जूट उसे हम बोल देते हैं कोरकस ओलिटोरियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर बढ़ेंगे।
उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना, साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर सकते हो जो भी आपको वीडियो देखने के बाद लग रहे हैं, अर्थात क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किया जाए। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे लेकिन ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कम क्वेश्चंस पे ही हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की थॉट्स यहाँ पर रखते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन के साथ अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी सफिशियंट होते हैं। बाकी आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर के तो हमारी क्लासेस चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो राजस्थान जीके है उसकी भी यहाँ पर क्लासेस चला दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। अगर आप राजस्थान जीके की क्लासेस लेना चाहते हो तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके इन दोनों की क्लासेस आपको यहाँ पर जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राजस्थान जीके की क्लासेस भी मेरे द्वारा ही अटेंड की जाएगी और जीके में भी हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही हल करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ टाइम में आपको यहाँ पर टाइम बता दिया जाएगा, अभी टाइम फिक्स नहीं है राजस्थान जीके का, बट इतना कंफर्म है कि आपको राजस्थान जीके की क्लासेस भी इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटी कपास खेत के चारों ओर 20% क्षेत्र में देसी कपास लगाना क्या कहलाता है। पहले आप ऑप्शन से देख लीजिए, जिनिंग, निपिंग, मोटोकिंग या फिर रिफ्यूजिया या फिर जिसे हम बोल देते हैं आश्रय। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्लियर करेंगे कि बीटी कपास के चारों, बीटी कपास आपने जाना होगा कि बीटी कपास क्या होती है, एक तरीके से याद रखिएगा, बेसिलस थुरिनजिन्स नामक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, बोलवर्म के लार्वास को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, उनके क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट डाल के। ठीक है, अर्थात कंट्रोलिंग मीजर्स में आप मान सकते हो बीटी कॉटन है, इसके खेत की ओर चारों ओर, अर्थात आप एक तरीके से जैसे कि मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, यहां पर हमने क्या कर रखा है, इसके बीच में तो हमने क्या कर ले रखी है, जैसे कि मान लीजिए बीटी कॉटन ले रखी है, लेकिन हम क्या कर देते हैं ताकि इसके चारों ओर हम भी क्या कर देते हैं, याद रखिएगा, कुछ यहां पर नॉर्मल जो क्रॉप्स होती है, अर्थात नॉर्मल जो कपास है उसको हम ले लेंगे। तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है, बीच में क्या है, बीटी कॉटन है, लेकिन जो भारी क्षेत्र है अर्थात उसके 20% एरिया में हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल कपास है उसी को हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसी को हम बोल देते हैं, याद रखिए, रिफ्यूजिया, अर्थात जिसे हम बोल देते हैं आश्रय। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप जानते हैं, जिनिंग मुख्यतः कपास में ही की जाती है, निपिंग है, इसका संबंध किससे होता है, चने से होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है निपिंग का। और मोटोकिंग है, इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है केले से होता है, किससे होता है, याद रखिएगा, केला से इसका संबंध होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको भी दोनों को नोट डाउन जरूर कर ले। बाकी हमारा ये जो 59 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 20% जो सामान्य हम देसी कपास यहाँ पर रखते हैं, इस प्रकार की खेती को हम बोल देते हैं रिफ्यूजिया या देसी कपास। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर वेराइटी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, पूसा जॉइंट, मस्कावी और खद्रावी किस फसल की यहाँ पर वेराइटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही काफी अच्छी वेराइटीज है और दोनों आपको एग्जाम में पूछी जाती है, पूसा जॉइंट, मस्कावी और खद्रावी। पूसा जॉइंट याद रखिएगा, ये क्या होती है, जई की भी होती है और बरसीम की भी होती है, ध्यान रखिएगा, पूसा जॉइंट बरसीम की भी होती है और जई की भी होती है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। इसके अलावा मस्कावी, खद्रावी है, ये सभी क्या है, बरसीम की काफी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। इसके अलावा आप बताइए, पूसा जॉइंट है ये जई की भी होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारी दो वेराइटीज है, इनके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, बरसीम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बट इसके अलावा अगर बात करें तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अमरबेल होता है, एक होता है कांसनी होता है, अमरबेल किसमें होती है और कासने किसमें होती है। चलिए बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको बताना है ये कमेंट सेशन में, और आज का ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक होती है अमरबेल
तो ये किसका मुख्य खरपतवार है? नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। एक होती है कासनी होती है, तो कासनी मुख्य खरपतवार किसका है? ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन कर दीजिए ये दोनों किसके हैं, एक साथ आपको लिखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर थे काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए थे आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से यहाँ पर क्लासेस को अटेंड करते रहिए। बाकी अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है क्लासेस को, तो बाकी इससे पहले की सारी क्लासेस है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो बाकी आप उन सभी को यहाँ पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट वाइज आपको यहाँ पर शेयर कर दी गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।